सोचिए, भारतीय हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी झील जो अपने अंदर एक बहुत ही भयानक राज छुपाए हुए है। जी हाँ, ये कहानी है रूपकुंड की। एक ऐसी जगह जिसे दुनिया कंकाल झील या स्केलेटन लेक के नाम से भी जानती है। तो चलिए, आज इस बर्फीली कब्र के पीछे की जो सच्चाई है ना, उसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये बात है साल 1942 की। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर थे, नाम था एच.के. मधवाल। वो अपनी रूटीन गश्त पर थे और अचानक एक जमी हुई झील पर पहुंच जाते हैं। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब बर्फ पिघलती है। जो नज़ारा उनके सामने आया वो सच में दिल दहला देने वाला था। सैकड़ों, जी हाँ सैकड़ों इंसानी कंकाल उस झील के चारों तरफ और उसके कम गहरे पानी में बिखरे पड़े थे। अब देखिए, ये कोई आम जगह नहीं थी। हम बात कर रहे हैं समुद्र तल से 5029 मीटर की खतरनाक ऊंचाई की। मतलब ये इलाका एकदम वीरान है और यहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। तो जाहिर है, पहला सवाल जो किसी के भी दिमाग में आएगा वो यही था कि आखिर इतने सारे लोग, सैकड़ों लोग इस उजाड़ सी जगह पर कर क्या रहे थे। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी और भयानक खोज की खबर तो जंगल की आग की तरह फैलनी ही थी। और देखिए, जहां सच का पता नहीं होता ना, वहां अक्सर कानाफूसी और कहानियां जन्म ले लेती हैं। तो बस इससे पहले कि साइंस कुछ बता पाता, लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज, अपनी अपनी कहानियां बनानी शुरू कर दी। तो जो शुरुआती अंदाजे लगाए गए वो बहुत ही अलग अलग थे। एक थ्योरी थी कि शायद ये दूसरे विश्व युद्ध के जापानी सैनिक थे जो किसी खुफिया रास्ते से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, या फिर हो सकता है ये कोई खोई हुई तिब्बती सेना हो। और तो और वहां की लोकल कहानियों में एक बात बहुत मशहूर थी कि ये लोग तीर्थयात्री थे और उन्होंने पवित्र जमीन का अपमान किया था, जिसकी वजह से देवी नंदा देवी ने गुस्से में आकर उन्हें मार दिया। तो कई दशकों तक ये सब बस कहानियां और अंदाजे ही थे। लेकिन फिर आया साल 2004 और इस बार फॉरेंसिक साइंस ने इस केस में एंट्री ली। मतलब पहली बार हमारे पास सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सबूत थे। और एक पल को तो ऐसा लगा कि बस अब कंकाल झील का ये राज हमेशा हमेशा के लिए सुलझ जाएगा। तो 2004 की इस फॉरेंसिक स्टडी ने ना एक बहुत ही मजबूत कहानी सामने रखी। पहली बात, कंकालों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये लोग लगभग 850 एडी के थे। दूसरी बात, ऐसा लग रहा था कि ये सभी लोग एक ही ग्रुप का हिस्सा थे, शायद तीर्थयात्री और उनके साथ के लोग। और सबसे जरूरी बात, सभी की खोपड़ियों के ऊपर, मतलब सिर के ऊपरी हिस्से में एक जैसी चोटें थी, बिल्कुल वैसी जैसे ऊपर से किसी भारी गोल चीज से जोर से मारा गया हो। तो नतीजा क्या निकला? एक ही वजह हो सकती थी, अचानक आई एक भयानक जानलेवा ओलावृष्टि। और यहीं पर यह कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो साइंटिफिक नतीजा निकला था वो सदियों पुरानी उस लोकल कहानी से एकदम मेल खाता था, जिसमें कहा गया था कि देवी नंदा देवी ने उन तीर्थयात्रियों पर लोहे की गेंदें बरसाई थीं। मतलब सोचिए, विज्ञान और लोक कथा दोनों एक ही बात कह रहे थे। रहस्य सुलझ चुका था। खैर, कम से कम उस वक्त तो ऐसा ही लग रहा था। तो मामला एक तरह से बंद ही हो गया था। एक पुरानी तीर्थयात्रा, एक भयानक ओलावृष्टि, विज्ञान और कहानी का एक परफेक्ट मेल। लेकिन साइंस की एक बहुत अच्छी आदत है, वो कभी एक जगह रुकता नहीं। नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती हैं और बस ऐसी ही एक नई तकनीक ने उन हड्डियों से कुछ ऐसे राज खोले जिसने पूरी की पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। एक दशक से भी ज्यादा सब यही मानते रहे कि ओलों वाली थियरी ही सच है, केस क्लोज्ड। लेकिन फिर आया साल 2019। एक इंटरनेशनल टीम ने एक बहुत ही जबरदस्त डीएनए स्टडी की और उसके जो नतीजे सामने आए, उसने रूपकुंड की पूरी कहानी को मानो सिर के बल खड़ा कर दिया। तो जो नया सच सामने आया उसने पुरानी थियरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पता चला कि ये कोई एक घटना थी ही नहीं। यहां मरने वाले लोग सिर्फ 9वीं सदी के नहीं थे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो सभी लोग साउथ एशिया के भी नहीं थे। अब झील की ये कहानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा और अजीब होने वाली थी। डीएनए एनालिसिस ने जो तस्वीर सामने रखी वो सच में चौंकाने वाली थी। देखिए, 38 कंकालों के एक ग्रुप की जांच हुई। उनमें से 23 तो साउथ एशियन मूल के थे, जिसकी उम्मीद थी। लेकिन 14 लोग ऐसे थे जिनका डीएनए पूर्वी भूमध्य सागर, मतलब आज के ग्रीस और क्रेते से मिलता जुलता था, और एक व्यक्ति साउथ ईस्ट एशिया से था। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टाइमलाइन भी एकदम अलग थी। जो साउथ एशियन ग्रुप था, उनकी मौत 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुई
और जो मेडिटेरेनियन और साउथ ईस्ट एशियन ग्रुप थे, उनकी मौत बहुत बाद में 17वीं से 20वीं शताब्दी के बीच हुई। मतलब हजारों साल का फर्क। तो इन नए सबूतों ने रहस्य को सुलझाया तो नहीं, बल्कि उसे और भी ज्यादा गहरा दिया। एक केस जो बंद हो चुका था वो अब पूरी तरह से फिर से खुल गया था, और इस बार जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल थे। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहीं उठता है, ग्रीस और क्रेते से आने वाले लोग कुछ 100 साल पहले हिमालय के इतने दूर दराज झील पर पहुंचे कैसे? कौन थे ये लोग, और अपने घर से हजारों मील दूर भारत के इतने मुश्किल और ऊंचे इलाके में वो कर क्या रहे थे? कोई बिजनेस का रिकॉर्ड नहीं मिलता, ना ही किसी खोई हुई टीम का। ये तो एक बिल्कुल ही नई पहेली है। और फिर ये बात, ये अविश्वसनीय इत्तेफाक। सोचिए, आखिर ऐसी क्या बात थी जो अलग अलग समय पर अलग अलग महाद्वीपों के लोगों को दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों में से एक पर खींच लाई? और सिर्फ इतना ही नहीं, उन सब का अंत भी एक ही जगह, एक ही बर्फीले अंजाम के साथ हुआ। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इन्वेस्टिगेटर्स को परेशान करता है। जैसा कि 2019 की स्टडी के एक लीड रिसर्चर हार्वर्ड के डेविड ड्रेक ने भी कहा है कि रूपकुंड झील का इतिहास हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। ये खोज हमें यही दिखाती है कि असल में हम कितना कम जानते हैं। ये इस बात का सबूत है कि इतिहास में आज भी ऐसे कई पन्ने हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं था। तो रूपकुंड की कहानी किसी एक आम हादसे की नहीं है, बल्कि ये कई अनसुलझे रहस्यों की एक उलझी हुई कहानी है। ये एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग दुनियाएं सदियों के फासले के बाद एक बहुत ही रहस्यमयी और दुखद अंत में आकर मिली। ये एक ऐसी बर्फीली कब्र है जो अपने राज बताने की जगह हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि हमारी समझ की सीमाएं आखिर हैं क्या।